कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा 4th सेमेस्टर के यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें हम लोग यहाँ पे यूनिट 3 को कंप्लीट कवर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यूनिट 3 को देखने से पहले यूनिट 2 आप लोग को जरूर पढ़नी है। बिना यूनिट 2 को समझे आप लोग यूनिट 3 थोड़ा सा नहीं समझ पाओगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड होने वाली है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसकी नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट www.imperfectformacy.in पर देखने को मिल जाएगी। बाकी यहाँ पे आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आप लोग को याद हो तो यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोगों ने स्पेसिफिकली देखिए उसके अंदर हम लोगों ने दो टाइप देखे थे। एक था हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, एक था हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हम लोगों ने यूनिट 2 में कंप्लीट कवर कर लिया था अच्छे से। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के बारे में। तो देखिए, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारी जितनी भी ड्रग्स यूज होने वाली हैं, चाहे वो उसके एक्शन को कॉपी करने में हो, चाहे उसके एक्शन को अपोज करने में, उन सभी के बारे में हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, इन सभी चीज़ों को देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को समझ लेते हैं। तो भाई देखिए, ये भी हमारा एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होता है। बाकी हम लोग यहाँ पे इसको रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या हो रहा था कि सिंपैथेटिक सिस्टम बेसिकली हमारी बॉडी में थोड़ा सा एक्टिविटीज को कह सकते हो एक्टिवेट कर रहा था। ठीक है, कि हमारी बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज थी, ठीक है, तो उनको बढ़ाना, ज़्यादातर चीज़ें वो बढ़ा रहा था। ठीक है, लेकिन जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो चीज़ों को थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो देखिए, ये हमारा हार्ट रेट को कम करता है, डाइजेशन को, अच्छा देखिए कुछ चीज़ें कम करता है, कुछ चीज़ें डेफिनेटली ज़्यादा भी करता है, लेकिन देखिए ज़्यादा भी क्या कर रहा है, डाइजेशन ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, ताकि हमारा बॉडी और अच्छे से काम स्टेट में जाए। उसके बाद देखिए, प्रमोट्स एक्टिविटीज दैट अकर्स व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट, यानी कि बॉडी जब रेस्ट में होती है तो हमारी बॉडी में जो जो एक्टिविटीज होती हैं वो हमारा बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम परफॉर्म कर रहा होता है। अब जैसे अगर हम लोग यहाँ पे इसकी कुछ की एक्टिविटीज की बात करें तो जैसे कि हमारे हार्ट रेट को स्लो करता है। ठीक है, डाइजेशन को स्टिमुलेट करता है, मतलब डाइजेशन हमारा बढ़ाता है। भाई जब हम लोग यहाँ पे शांति से बैठे होते हैं या फिर कह सकते हो आराम कर रहे हो तो थोड़ा सा डाइजेशन हमारा अच्छा रहता है। उसके बाद ग्लैंड सिक्रीशंस, यानी कि जैसे कह सकते हो जो भी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में स्वेट ग्लैंड हो गया, टीयर्स हो गए हमारे, ठीक है, तो उन सभी को भी प्रमोट करता है। उसके बाद जो हमारी प्यूपिल्स, मतलब कि कह सकते हो आंखों को थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ना, सब समझ रहे होगे आप लोग। उसके बाद ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, मतलब कि कह सकते हो ये यूरिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, जब आप लोग को यूरिन डिस्चार्ज करना होता है, ठीक है, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी यूरिन डिस्चार्ज होता है, तो यूरिन डिस्चार्ज में भी इसका रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे ये हमारा सेक्सुअल अराउजल को भी स्टिमुलेट करता है, यानी कि थोड़ा सा कह सकते हो मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल डिजायर्स को भी बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, पेनिस इरेक्शन में भी इसका रोल होता है। उसके बाद यहाँ पे ब्रोंकाई, यानी कि जो हमारा श्वास नली होती है, ब्रोंकस होता है, उसको भी कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, उसको थोड़ा सा सिकुड़ता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोग यहाँ पे ध्यान देखिए कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप लोग को याद हो तो हम लोगों ने पढ़ा था सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर हमारा मेजर न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन सा था, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो सिंपैथेटिक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे किस नाम से जानते थे, आप लोग को याद हो तो एड्रीनर्जिक सिस्टम के नाम से। ठीक है, तो उसी तरीके से, अच्छा देखिए, सिंपैथेटिक को एड्रीनर्जिक क्यों बोला जाता था, क्योंकि उसके अंदर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर था वो था एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। तो इसी तरीके से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो होता है हमारा यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो एसिटाइल कोलिन चूंकि इसका मेजर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। बाकी देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, तो देखिए यहाँ पे मेन हमारा एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो कि सारे एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, और वो होता है एसिटाइल कोलिन। अब देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, यूनिट 2 देख लीजिएगा। बिना यूनिट 2 को देखे ये यूनिट मत देखिए, वरना आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा, सर के ऊपर से जाएगा कि ये सब चीज़ें क्या है। तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जरूर देख लीजिए, प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर, अब इज अ केमिकल मैसेंजर। अब भाई देखिए, न्यूरोट्रांसमीटर हमारा क्या होता है, भाई न्यूरोट्रांसमीटर ही हमारा यहाँ पे कह सकते हो सारे केमिकल मैसेंजर्स को कह सकते हो मेडिएट करता है, जो भी रिस्पॉन्स होता है वो इसी की वजह से आता है।
तो देखिए ये सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया, आप लोग को पता ही होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि हमारा इसके अंदर जो मेजर न्यूरोट्रांसमीटर है वो होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन की अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो देखिए ये हमारा प्राइमरी या फिर कह सकते हो सबसे मेन न्यूरोट्रांसमीटर यही होता है हमारा, और बाकी यही हमारा जो भी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो भी फंक्शंस हैं वो यही परफॉर्म करता है। बाकी देखिए जैसे कि बात करें तो यहाँ हमारा जो है मसल्स को एक्टिवेट करता है, ठीक है। अच्छा देखिए इस चीज़ को भी हम लोग यहाँ पे कोलॉजी में अच्छे से पढ़ेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अच्छे से देखेंगे। बाकी ये चीज़ हमें थोड़ा सा यहाँ नहीं पढ़नी है इस वाले मतलब मेडिसिनल में आप लोग को ये वाला पार्ट नहीं पढ़ना है, बट कोलॉजी में हम लोग देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इन्वॉलेंट्री बॉडी फंक्शंस जैसे कि हार्ट रेट, डाइजेशन। भाई एएनएस है तो इन्वॉलेंट्री ही, सिंपल सी बात है कि हमारा ऐसे फंक्शंस को कंट्रोल करेगा जो कि हमारे हाथ में नहीं होते हैं, कंट्रोल में नहीं होते हैं। उसके बाद देखिए जो भी ब्रेन फंक्शंस होते हैं जैसे कि हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करना हो गया, अटेंशन हो गया, सेक्सुअल एराउजल्स हो गए, वो सारी चीज़ों को हमारे यहाँ पे ये रोल प्ले करता है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने बायोसिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन के बारे में, यानी कि एसिटाइल कोलिन बेसिकली हमारी बॉडी में बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए सिलेबस को भी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप लोग का कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर दिया हुआ है, फिर हमारा दिया हुआ है बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म। तो अब हम लोग यहाँ पे इन दोनों को देखेंगे। तो देखिए बायोसिंथेसिस की बात करें तो देखिए जो हमारा एसिटाइल कोलिन है तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है उसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी देखिए अगर ये हमारा मेनली कहाँ होता है, नर्व टर्मिनल्स। देखिए नर्व टर्मिनल हमारा क्या होता है भाई, जो हमारा न्यूरॉन होता है, ठीक है। तो न्यूरॉन का जो हमारा नर्व एंड टर्मिनल मतलब कि ये जो हमारा टर्मिनेशन वाला पार्ट होता है, ठीक है, एक्जॉन टर्मिनल। एक्जॉन टर्मिनल को हम लोग यहाँ पे नर्व टर्मिनल भी बोलते हैं। तो यहीं पे देखिए इस नर्व टर्मिनल के पास में इसकी सिंथेसिस होती है। तो अगर मान लीजिए इस वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा सा जूम करके बनाएं, ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप लोग ऐसे देखिए, तो इस पार्ट को अगर हम लोग थोड़ा सा जूम करके बनाएं तो इसको हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, मतलब ठीक है, कि ये हमारा कह सकते हो नर्व टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये अभी हम लोग देखेंगे तो ये हमारा जो है कुछ इसी टाइप से आप लोग को देखने को मिलेगा। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो देखिए द रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। और यहाँ पे देखिए भाई अभी हम लोग देखेंगे कि जो जब ये बनता है तो एक हमारा एंजाइम होता है। भाई आप लोग को पता है कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर फंक्शंस जो है एंजाइम की हद से ही होती हैं। तो वो जो एंजाइम हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है हमारे यहाँ पे CHAT, यानी कि हमारा कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज। बाकी देखिए इसमें होता क्या है कि हमारा जो कोलिन है, ठीक है, मतलब देखिए एसिटाइल कोलिन बेसिकली बनता कैसा है कि हमारा एक कोलिन होता है, ठीक है, कोलिन। तो ये हमारा कंबाइन करता है एसिटाइल को एंजाइम ए से, और ये दोनों मिलके हमारा बेसिकली बनाते हैं एसिटाइल कोलिन। तो देखिए कुछ खास है नहीं, ठीक है, मतलब सिंपल सा बस यही होता है कि हमारा कोलिन के साथ जो है मिलता है एसिटाइल कोलिन, और हमारा इन दोनों एंजाइम लगता है कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज, और इसके साथ हमारा क्या बन जाता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और को एंजाइम में अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप लोग यहाँ पे इसको देखना चाहो तो यहाँ पे देखिए हमारा एक ट्रांसपोर्टर लगा होता है जो कि हमारा होता है कोलिन और सोडियम का, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है, कोलिन और सोडियम हमारा नर्व टर्मिनल्स में एंटर करते हैं, मतलब कि ऐसे समझिए कि यहाँ से हमारा कोलिन और हमारा सोडियम एंटर किए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया गया है। और उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसिटाइल को एंजाइम है, ठीक है, ये भी इनके साथ में आता है, और ये दोनों मिलके क्या होता है हमारा, ये दोनों मिलके बनाते हैं एसिटाइल कोलिन। तो यहाँ पे देखिए ये जो आप लोग को दिख रहा है, ठीक है, तो इसी को यहाँ पे एसिटाइल कोलिन से जो है रिफर किया गया है। तो ये हमारा जो है कह सकते हो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है न्यूरोट्रांसमीटर। अच्छा देखिए आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जितने भी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं ये सारे क्या होता है कि बनने के बाद यहाँ पे वेसिकल्स में पैक हो जाते हैं। वेसिकल्स मतलब कि एक कह सकते हो पाउच में पैक हो जाता है, ठीक है, थैलीनोमा स्ट्रक्चर होता है। और उसके बाद जब यहाँ पे हमारा कह सकते हो हमारा एक्साइटेशन वगैरह होता है, जब भी स्टिमुलेशन होता है, ठीक है, जब भी स्टिमुलस आता है तो यहाँ पे क्या होता है, तब यहाँ पे ये वेसिकल्स क्या होते हैं, रप्चर हो जाते हैं, मतलब ये वेसिकल्स ओपन हो जाते हैं, और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर हमारा यहाँ पे इन नर्व एंडिंग से रिलीज होता है, ठीक है। और नर्व एंडिंग से रिलीज होकर कहाँ जाता है भाई, जो दूसरा न्यूरॉन का जो है डेंड्राइट होता है, यानी कि जो हेड होता है उसका बॉडी होती है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसके रिसेप्टर, तो वहाँ जाके बाइंड होता है और अपना एक्शन शो करता है। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यूनिट 2 में डिस्कस करी हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से क्या होता है भाई, एसिटाइल कोलिन यहाँ पे सबसे पहले बनता है, वेसिकल्स में पैक होता है, और जब उसको रिलीज होना होता है तो यहाँ पे देखिए नर्व टर्मिनल से यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। और रिलीज होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे दूसरे न्यूरॉन के पास इसका रिसेप्टर होता है, वहाँ पे जाके बाइंड होकर अपना एक्शन शो करता है। अच्छा देखिए जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, तो ये भी फर्दर यहाँ पे देखिए ये इसका ब्रेकडाउन ना बहुत जल्दी होता है, मतलब कुछ तो यहाँ पे जाके बाइंड हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर एसिटाइल कोलिन क्या होता है कि उसका जहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है किसमें, कोलिन और एसिटेट में। और ये जो कोलिन है जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये वापस से इसका रीअपटेक हो जाता है, ठीक है, तो ये वापस से हमारा यहाँ पे इसी
न्यूरॉन में चला जाता है, जहाँ पे फिर से ये एसिटाइलकोलिन में बनाता रहता है। तो यहाँ पे देखिए ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि एसिटाइलकोलिन बनता है, फिर उसका ब्रेकडाउन होता है, फिर ये वापस चला जाता है और फिर ये बनता रहता है, ठीक है। और इसके ब्रेकडाउन में हमारा एक एंजाइम होता है कोलिनस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिनस्ट्रेस। तो ये हमारा एंजाइम होता है जो कि इसके ब्रेकडाउन में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो चीज़ें अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि आप लोग को बायोसिंथेसिस समझ में आ गई होगी। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें कैटाबॉलिज्म यानी कि कैसे इसका ब्रेकडाउन होता है, तो हम लोगों ने वही देखा कि इसका ब्रेकडाउन कैसे होता है कोलिन और एसीटेट में। तो देखिए कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन रिफर्स टू द ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइलकोलिन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है सिनैप्टिक क्लेफ्ट में होता है। देखिए सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, एक न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच का जो स्पेस होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। तो यहीं पे इसका ब्रेकडाउन होता है भाई, यहीं पे तो देखा हम लोगों ने, यहाँ पे रिलीज होता है और यहीं पे क्या होता है, जो हमारा एसिटाइलकोलिन है उसका ब्रेकडाउन हो जाता है कोलिन में और एसीटेट में, और ये कोलिन क्या होता है वापस यहाँ पे रीअपटेक कर लिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसके 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 ब्रेकडाउन में कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, इसके ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है एसिटाइलकोलिनस्ट्रेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका ब्रेकडाउन कर देता है कोलिन में और एसीटेट में। और ये जो कोलिन है देखिए, कोलिन इज टेकन बैक टू द न्यूरॉन टू बी रीयूज्ड फॉर मेकिंग न्यू एसिटाइलकोलिन। दिस ब्रेकडाउन अकर्स वेरी फास्ट। और यहाँ पे देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से होता है, मिली सेकेंड्स में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे ज़्यादातर एसिटाइलकोलिन जो रिलीज होते हैं वो मतलब बाइंड ही नहीं हो पाते, अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते हैं, उनका ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। तो कुछ बाइंड होते हैं, कुछ यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये था हमारे यहाँ पे बायोसिंथेसिस एंड कैटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइलकोलिन। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे सिलेबस आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा बायोसिंथेसिस, ये हो गया कैटाबॉलिज्म। अब हम लोग बात करेंगे अपने कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा एसिटाइलकोलिन है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि ये हमारा क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का न्यूरोट्रांसमीटर होता है। लेकिन अब ये एक्शन अपना शो कैसे करता है भाई, एक्शन तो तभी शो करेगा ना जब ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा। तो जो यहाँ पे जो रिसेप्टर जिन पे जाके हमारा एसिटाइलकोलिन बाइंड होता है, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। बाकी देखिए ये हमारा मेनली दो टाइप का होता है, एक होता है निकोटिनिक, एक होता है मस्करेनिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के रिसेप्टर हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने मस्करेनिक रिसेप्टर्स के बारे में, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि ये ए नहीं होगा, यू होगा, ठीक है, मस्करेनिक। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो मस्करेनिक रिसेप्टर है, तो ये हमारा होता है जीपीसीआर, मतलब कि जितने भी टाइप के, अब इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं, M1 M2 M3 M4 M5। तो ये सारे क्या होते हैं, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स होते हैं। और ये क्या होता है, तो इसको हम लोगों ने कोलॉजी में डिस्कस किया हुआ है, आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। निकोटिनिक की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं, ये हमारे लिगेंड गेटेड आयन चैनल्स होते हैं। अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है NM, ठीक है, एक होता है NN। NM का मतलब होता है जो है निकोटिनिक मस्कुलर, ठीक है। तो ये हमारे स्केलेटल मसल्स के पास में देखने को मिलता है। और NN का होता है निकोटिनिक न्यूरोनल, ठीक है। तो ये हमारे न्यूरॉन्स में, मतलब कि CNS में देखने को मिलता है, ठीक है, ANS और CNS में। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे इसके दो टाइप होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इनका देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं और इनका क्या क्या फंक्शंस होता है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन और फंक्शंस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई जो हमारा M1, अब इसमें देखिए, इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि हमारा जो जितने भी हमारा मस्कुलरिक रिसेप्टर है तो वो किस टाइप के होते हैं। मतलब जीपीसीआर में भी आप लोग को पता होना चाहिए कि अलग अलग टाइप होता है, GQ GI GS। ये सभी चीज़ें आप लोगों को तभी पता होंगे जब आप लोगों ने कोलॉजी को पढ़ा होगा, यूनिट 2 को अच्छे से, ठीक है। तो इसीलिए देखिए कहते हैं लाइन से चलना चाहिए, है ना। बाकी देखिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ खास नहीं है। देखिए GQ का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। GI का मतलब होता है किसी चीज़ को इनिबिट करने वाला, और GS का मतलब होता है स्टिमुलेट करने वाला। तो वैसे देखा जाए तो इसमें सारे हमारे GQ और GI टाइप के हैं। तो देखिए जो हमारा M1 होता है, मस्कुलरिक का M1 होता है, वो हमारा GQ मेडिएटेड होता है। GQ का मतलब ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में अपना रोल प्ले करेगा। बाकी देखिए ये हमारा कहाँ कहाँ मिलता है, हमें CNS में देखने को मिलता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, देखिए ऑटोनॉमिक मतलब कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी गैंग्लिया में देखने को मिलता है। और हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स के पास भी M1 रिसेप्टर देखने को मिलता है। अब देखिए CNS में क्या करता है, ये हमारा मेमोरी इन्हेंसमेंट करता है, ठीक है, हमारा मेमोरी को कह सकते हो इंप्रूव करने में हेल्प करता है। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में हमारा न्यूरोनल एक्साइटेशन को प्रमोट करता है, ठीक है। और हमारा गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस को प्रमोट करता है। अगर हम लोग यहाँ पे M2 की बात करें तो ये हमारा थोड़ा सा इनिबिटरी नेचर का होता है, मतलब ये चीज़ों को इनिबिट करेगा। तो भाई देखिए ये हमारा कहाँ पाया जाता है, हार्ट और CNS में। तो देखिए इनिबिट का मतलब कि ये हार्ट रेट को स्लो करेगा, तो यहाँ पे देखिए भाई हार्ट रेट को स्लो कर रहा है। CNS में क्या करेगा, कंडक्शन को डिक्रीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को भी कम करेगा, यानी कि ये सारी चीज़ों को इनिबिट करता है।
M3 हमारा क्या होता है, GQ होता है। GQ मतलब ये भी थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करेगा, ठीक है। तो ये कहाँ मिलता है, स्मूथ मसल्स में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में और आई में। तो देखिए भाई ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है हर चीज़ का, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा देखिए ग्लैंड्स में क्या करेगा, सिक्रीशन बढ़ाएगा, मतलब सलाइवा हो गया, टीयर्स हो गए, इन सबका सिक्रीशन हमारे बॉडी में बढ़ाएगा, ठीक है। सलाइवा हमारे माउथ में होता है, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है। और आई में क्या करेगा, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, है ना, हमारा सिकुड़, प्यूपिल्स का मतलब सिकुड़ना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हमारा M4 M5 है, ठीक है, तो ये भी जैसे हमारा M4 हमारा GI है, इनहिबिटरी नेचर का है, M5 हमारा GQ थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह में है। लेकिन देखिए इनके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बाकी ये CNS में देखने को मिलता है। और चूंकि M4 हमारा GI है तो इनहिबिट करेगा न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को, और GQ हमारा थोड़ा सा कह सकते हो डोपामीन पाथवेज, मतलब डोपामीन हमारा एक रिसेप्टर होता है, तो उसके पाथवेज होते हैं, तो उनको यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मॉडलेट, मतलब उनको कह सकते हो रेगुलेट करने का काम करता है। बाकी यहाँ पे देखिए इनका बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। और जब हम लोग यहाँ पे ड्रग्स भी पढ़ेंगे तो जो सारी ड्रग्स हैं वो हमारा M1 M2 और M3 रिसेप्टर पर ही अपना काम करती हैं। M4 M5 का बहुत ज़्यादा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं देखने को मिलता है। बाकी देखिए अगर हम लोग बात करें अपने निकोटिनिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो भाई देखिए अब इनके अंदर कोई GI वगैरह नहीं होगा, क्योंकि हमारा जी प्रोटीन नहीं होते हैं, ये हमारा आयन चैनल्स होते हैं। और कौन सा, हमारा सोडियम पोटेशियम आयन चैनल्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बेसिकली इनका ATPase पंप वगैरह होता है। बाकी देखिए NN हमारा क्या होता है, NN हमारा होता है निकोटिनिक न्यूरोनल। न्यूरोनल मतलब कि जो हमारा कह सकते हो ब्रेन में, यानी कि ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। देखिए ये हमारा जो है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों सिस्टम में ही देखने को मिल जाते हैं हमें। बाकी मेन इनका रोल हमारा पैरासिम्पैथेटिक में ही होता है। और इसके अलावा ये हमारा एड्रिनल मेडुला, मतलब जो हमारा एड्रिनल ग्लैंड होती है हमारी बॉडी में, उसके मेडुला पार्ट से भी हमें यहाँ पे मेडुला सेक्शन में भी देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए ये हमारा जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन है, देखिए पोस्ट गैंग्लियोनिक का क्या मतलब होता है, जैसे जो हमारा मतलब कि हमारा जो न्यूरॉन है, ठीक है, जैसे सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो न्यूरॉन होते हैं, तो उन न्यूरॉन से लेके मतलब कि जैसे मान लीजिए कि हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, और यहाँ से इसके न्यूरॉन्स मान लीजिए हमारे निकल रहे हैं, ठीक है, जो कि हमारा हमारे बॉडी फंक्शन, हमारे बॉडी तक जाते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के न्यूरॉन्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक न्यूरॉन मान लीजिए ये हमारा ये हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सॉन टर्मिनल, ये इसका हेड हो गया। और यहाँ पे देखिए बीच में हमारा एक सेक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गैंग्लिया, ठीक है। और फिर इस गैंग्लिया से दूसरा न्यूरॉन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे समझ लीजिए आप लोग। और यहाँ पे ये हमारा जाके हमारा ऑर्गन से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए इस गैंग्लिया के पहले वाले न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन, प्री गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। और गैंग्लिया के बाद वाले न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन। तो ये हमारा कह सकते हो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन को एक्टिवेट करने का काम करता है हमारा निकोटिनिक न्यूरोनल रिसेप्टर्स। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारा कैटेकोलामीन्स। कैटेकोलामीन्स हमारे क्या होते हैं, कैटेकोलामीन्स हमारा हम लोगों ने देखा था अपने सिंपैथेटिक सिस्टम में, जो कि हमारा होता है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, और हमारा डोपामीन। तो इन सब के रिलीज में भी इसका रोल देखने को मिलता है। बाकी हम लोग बात करें NM की, तो ये होता है निकोटिनिक मस्कुलर, ठीक है, तो ये हमारा स्केलेटल मसल और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में देखने को मिलता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हम लोग काफ़ी अच्छे से फार्माकोलॉजी में देखेंगे। बाकी ये हमारा क्या होता है, न्यूरॉन और मसल के बीच में कनेक्शन होता है। और ये हमारा बेसिकली जो है स्केलेटल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसमें बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। और इसको हमें पढ़ना भी है इकोलॉजी में, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। तो आई होप कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को अपने सिलेबस में, ठीक है, दो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। एक हमारा हो गया पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। और दूसरा आप लोग को पढ़ना है पैरासिम्पैथोलाइटिक, ठीक है, पैरासिम्पैथोलाइटिक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट, ठीक है। और इसके और भी बहुत सारे नाम होते हैं, तो इनको भी हम लोग देखेंगे, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स, ठीक है, या फिर एंटी कोलिनर्जिक एजेंट्स, या फिर एंटी पैरासिम्पैथेटिक एजेंट्स। तो यहाँ पे देखिए मतलब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। माइमेटिक का मतलब होता है कॉपी करना। तो इसमें हम लोग उन ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो भी फंक्शंस होते हैं उनको कह सकते हो उन्हीं की तरह काम करता है या फिर उनको एक्टिवेट करता है। और ये पैरासिम्पैथोलाइटिक या फिर कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हमारे वो एजेंट्स होते हैं जो कि इसके एक्शन को इनिबिट करते हैं, रोकते हैं, ठीक है। मतलब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर हम लोगों ने अभी जो जो फंक्शंस देखे हैं उनको अगर हमें रोकना है हमारी बॉडी में, तो हम लोग देते हैं कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स। और अगर हमें उन्हीं को कॉपी करना है तो हम लोग देते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में,
तो भाई देखिए, सबसे सिंपल सी बात है कि ये हमारी वो ड्रग्स हैं जो कि हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के इफेक्ट्स को स्टिमुलेट करती है, यानी बढ़ाती हैं, या तो उनको कॉपी हूबहू कॉपी करती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर जो भी एक्शन होते हैं, और इनको हम लोग देते कब हैं, इनको हम लोग जैसे भाई पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के जो भी एक्शन है वो कौन करता है, वो हमारा परफॉर्म करता है हमारा एसिटाइल कोलिन, है ना। हम लोगों ने देखा था कि जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पे हमारे जो है अपने न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि जो हमारा हम लोगों ने देखा मस्कुरैनिक M1 M2 M3 या फिर हमारा NN NM, ठीक है, न्यूकोटोनिक, इन सबसे जब बाइंड करता है तब हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो भी एक्शन है वो देखने को मिलते हैं। तो देखिए, अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में एसिटाइल कोलिन हमारी बॉडी में अच्छे से काम ना कर पा रहा हो, ठीक है, या फिर जो है हमें ज़्यादा ज़रूरत हो इसके एक्शन की, तब हम लोग क्या करते हैं, तब हम लोग बाहर से ऐसी ड्रग देते हैं जो कि इसी एसिटाइल कोलिन के जैसा काम करती हैं या फिर इसके एक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं। तो उन्हीं एजेंट्स को हम लोग बोलते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। तो ये हमारा डायरेक्टली क्या करते हैं, कोलिनर्जिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करते हैं, और बाई इंक्रीजिंग, या तो देखिए अब ये काम कैसे करते हैं भाई, या तो ये डायरेक्टली हमारा इसी रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेंगे जिस पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करता है, और या तो क्या करेंगे, या तो ये एसिटाइल कोलिन के लेवल को और बढ़ा देंगे ताकि ये और ज़्यादा जाके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड हो। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करती हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा दो क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक हो गया डायरेक्ट एक्टिंग, एक हो गया इनडायरेक्ट एक्टिंग। अब इसमें भी देखिए आप लोग सिंपली समझ लीजिए, डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब है कि ये ड्रग्स क्या होगा, ये ड्रग्स डायरेक्टली यहाँ पे इन रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होकर अपना एक्शन शो करेंगी। इनडायरेक्ट एक्टिंग क्या होगा कि ये हमारे बॉडी में एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाएंगी। कैसे बढ़ाएंगी वो हम लोग अभी देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी हमारा दो टाइप है, एक हो गया रिवर्सिबल, एक हो गया इरिवर्सिबल। तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे अभी जब अच्छे से देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए इनके अंदर हम लोग ड्रग्स की बात करें तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ड्रग्स को क्लासीफाई किया है, जिसके अकॉर्डिंग आप लोग को डायरेक्ट के अंदर हमारी 5 ड्रग्स पढ़नी है, जिसमें से कार्बाखॉल हमारी स्टार ड्रग है, और इनडायरेक्ट में आप लोग को रिवर्सिबल के अंदर हमारा नियोस्टिग्मिन पढ़ना है जो कि हमारी स्टार ड्रग है। और बाकी इसके अलावा मतलब कुल मिला के 2 ही ड्रग हमारी इसके अंदर स्टार ड्रग हैं जिनका हमें सिंथेसिस भी पढ़ना होगा। बाकी हमें सार भी इसका देखना है जो कि हम लोग यहाँ पे अब देखने जा रहे हैं। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सार ऑफ पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं उनका जनरल स्ट्रक्चर हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, जिसमें हमारे कह सकते हो मतलब देखिए ये पूरा एक स्ट्रक्चर है और इसमें इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला इसमें हमें देखने को मिलता है ए साइक्लॉक्सी ग्रुप, ठीक है, जो कि हमारा ये हो गया। दूसरा हमें देखने को मिलता है हमारा इथाइलिन ग्रुप, जो कि हमारा 2 कार्बन की चेन हो जाती है, सिंपल सी बात है। और थर्ड हमें देखने को मिलता है क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। देखिए क्वाटरनरी अमोनियम क्या होता है, जब हमारा जो नाइट्रोजन है, ठीक है, ये हमारा 4 बॉन्ड बनाए, ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे इसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड, ठीक है। देखिए नॉर्मली क्या होता है भाई, नॉर्मली हमारा नाइट्रोजन सिर्फ 3 बॉन्ड ही बनाता है, ठीक है। अगर ये 3 की बजाय 4 बॉन्ड बनाए, अब भाई जब 3 ही बना सकता है तो 4 बनाता कैसे है, तो जब 4 बनाता है ना तो इसके ऊपर हमें एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाता है एक्स्ट्रा, ठीक है। तो जब भी आप लोग को नाइट्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज देखने को मिले या फिर कह सकते हो उसके साथ 4 बॉन्ड हो, तब हम लोग उसको बोलते हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। तो ये हमारा इसका जनरल स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग यहाँ पे देखिए सार में क्या पढ़ते हैं कि हम लोग यहाँ पे इसमें क्या क्या चेंजेस करेंगे, तो इसमें क्या क्या हमें इफेक्ट देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले देखिए हर एक की एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ए साइक्लॉक्सी ग्रुप के बारे में। तो देखिए जो हमारा ए साइक्लॉक्सी ग्रुप है, अगर हम लोग वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो यहाँ पे देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ एसीटेट ग्रुप विथ कार्बामेट ग्रुप इंक्रीजेज एक्टिविटी एंड स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा एसीटेट ग्रुप है, ठीक है, मतलब ये बेसिकली हमारा पूरा एसीटेट ग्रुप ही है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस एसीटेट ग्रुप को हम लोग कार्बामेट हमारा एक ग्रुप होता है उससे अगर हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। बाकी देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ ईस्टर ग्रुप बाय ईथर एंड कीटोन ग्रुप गिव केमिकली स्टेबल एंड पोटेंट। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा ईस्टर ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड OO, जब हमारा इसके दोनों तरफ कार्बन देखने को मिले, मतलब C डबल बॉन्ड OO, इसके दोनों तरफ कार्बन, देखिए इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है, तो इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं ईस्टर ग्रुप। तो इस ईस्टर को अगर हम लोग यहाँ पे ईथर या फिर कीटोन से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो हमें जो है एक ज़्यादा स्टेबल और पोटेंट मतलब कि बहुत ही कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट देखने वाला ड्रग देखने को मिल जाएगा। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन अगर हम लोग इसमें करते हैं तो हमें यहाँ पे अच्छे ड्रग्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे इथाइलिन ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे देखिए इथाइलिन ग्रुप में क्या है, इंक्रीज इन चेन लेंथ विथ विल लीड टू डिक्रीज इन एक्टिविटी। यानी कि देखिए भाई इथाइलिन मतलब कि 2 कार्बन की चेन, अगर हम लोग यहाँ पे इसमें 2 की बजाय 3-4 कार्बन को ऐड करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक्टिविटी जो है कम हो जाएगी। तो हमें चेन लेंथ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है।
ब्रांचिंग ऑन बीटा सब्स्टिट्यूशन लीड्स टू रिडक्शन इन निकोटिनिक एक्टिविटी बट इंक्रीज मस्करेनिक एक्टिविटी। यानी यहाँ पे देखिए जो हमारा बीटा कार्बन आप लोगों को दिख रहा है, अगर हम लोग यहाँ पे कोई ब्रांच मान लीजिए कोई सब्स्टिट्यूशन ला के ऐड करते हैं तो इसकी निकोटिनिक एक्टिविटी तो कम होगी, यानी कि फिर ये जो हमारा निकोटिनिक रिसेप्टर है वहाँ पे कम बाइंड होगा, लेकिन मस्करेनिक रिसेप्टर पे इसकी एक्टिविटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। और अगर हम लोग यहाँ पे क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई ये जो हमारा क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड है, तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको क्वाटरनरी की बजाय प्राइमरी सेकेंडरी या टर्शरी अमीन से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे भाई इसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, तो हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। भाई देखिए इसमें क्या है, इसमें हमारे 3 अमीन ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मतलब सॉरी इसमें 3 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इसमें मान लीजिए एक CH3 को हटा के एक हाइड्रोजन ऐड कर दें, या फिर 2 को हटा के 2 हाइड्रोजन ऐड कर दें, या फिर 3 को हटा के 3 हाइड्रोजन ऐड कर दें, तो इन तीनों ही कंडीशन में इसकी एक्टिविटी यहाँ पे कम हो जाएगी। ठीक है, बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिप्लेसमेंट ऑफ मोर देन 1 मिथाइल ग्रुप ऑफ क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप लीड्स टू कंप्लीट लॉस ऑफ कोलिनर्जिक एक्टिविटी। अब बहुत ध्यान सुनिए, मान लीजिए चलिए हम लोगों ने एक CH3 हटा दिया तो इसकी एक्टिविटी थोड़ी कम होगी, बट फिर भी यहाँ पे एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर हम लोगों ने इसके दो CH3 या फिर तीनों CH3 हटा दिए, ठीक है, तो फिर इसकी एक्टिविटी ही खत्म हो जाएगी, फिर ये यहाँ पे हमारा कोलिनर्जिक इफेक्ट देगा ही नहीं, मतलब ठीक है, फिर हमारे ये पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट की तरह काम ही नहीं कर पाएगा। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल भी एक से ज़्यादा मिथाइल ग्रुप किसी भी कंडीशन में इसमें रिमूव नहीं करने हैं। बाकी देखिए क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी, और यहाँ पे देखिए ओवरऑल यही बताया जा रहा है कि ये ग्रुप हमारा बहुत ज़रूरी है, इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है ज़्यादा। ठीक है, तो ये हमारा इसका सार देखने को मिल जाता है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सिंपल सा था। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स के बारे में। अब देखिए डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब क्या है कि ये हमारा रिसेप्टर्स को डायरेक्टली जाके स्टिमुलेट करेंगे, यानी कि ये डायरेक्ट हमारा M1 M2 M3 या फिर कह सकते हो हमारे निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेंगे। बाकी देखिए मोस्टली ये बाइंड हमारा इसी M1 M2 या M3 से ही करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डायरेक्ट एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स है, तो हम लोगों ने देखा है कि हमारे डायरेक्टली कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड करके उसको स्टिमुलेट करके हमारे एसिटाइल कोलिन के इफेक्ट को मिमिक यानी कि कॉपी करते हैं, यानी उसी के जैसा एक्शन शो करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखिए वही चीज़ है, बाकी आप लोग देख लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसके अंदर जितनी भी ड्रग्स हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बिल्कुल यही होने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे एक बार देख लेंगे और बाद में हम लोग यहाँ पे ड्रग्स का सिर्फ यूजेज या फिर स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग यहाँ पे एक ही बार देखेंगे, इसी को आप लोग सभी ड्रग्स में लिख सकते हो अगर एग्जाम में आता है तो यहाँ पे देखिए दीज एजेंट्स बाइंड डायरेक्टली टू कोलिनर्जिक रिसेप्टर से, यानी कि सिंपल सी बात है भाई, हमारे कोलिनर्जिक रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं। और उसके बाद जब ये बाइंड होते हैं तो क्या करते हैं भाई, या तो ये स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, या तो सिक्रीशन बढ़ाएंगे, या तो ये हमारा हार्ट रेट को डिक्रीज करेंगे, या तो हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रक्शन को यहाँ पे प्रमोट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे एक्शन हमें इसके देखने को मिलते हैं। बाकी देखिए इसके अंदर जो हमारी ड्रग्स है, तो सबसे पहली ड्रग तो हमारी एसिटाइल कोलिन ही आ जाती है, जो कि हमारा सिंथेटिक फॉर्म में होती है, बट इसका बहुत ज़्यादा मतलब यूज नहीं है, क्योंकि सिंथेटिक फॉर्म में जो एसिटाइल कोलिन है इसका बहुत ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंस हमें नहीं देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है ना कि जो हमारा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस एंजाइम होता है वो इसको बहुत जल्दी इसका मेटाबॉलिज्म कर देता है, तो बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और कार्बाखॉल हो गया, बेथानिकॉल हो गया, मेथाकोलिन हो गया और पाइलोकार्पिन, तो ये सारी हमारी ड्रग्स देखने को मिल जाती हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टार ड्रग के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा कार्बाखॉल। तो देखिए जो हमारा कार्बाखॉल है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और देखिए स्टार ड्रग है तो थोड़ा सा इसका स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं। जैसे ये हमारा मस्कुरैनिक और निकोटिनिक दोनों ही रिसेप्टर से बाइंड करता है। और यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई ये जो कार्बाखॉल है, तो आप लोगों को पता है कि जो एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, एसिटाइल कोलिन है, ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा बाइंड तो करता है रिसेप्टर से, लेकिन यहाँ पे एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस ACHE, ये क्या कर देता है, ये इस एसिटाइल कोलिन को यहाँ पे 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देता है, कोलिन में और एसीटेट में। तो यहाँ पे क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो हमारा एसिटाइल कोलिन है इसका बहुत रैपिड ब्रेकडाउन हो जाता है हमारा एसिटाइल कोलिन स्ट्रेस के द्वारा, या फिर कह सकते हो कोलिन स्ट्रेस एंजाइम, इसको सिंपली हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से क्या होता है, एसिटाइल कोलिन ज़्यादा एक्शन अपना शो नहीं कर पाता है अगर हम लोग बाहर से दें या फिर हमारी बॉडी में भी जो होता है। लेकिन यहीं पे हमारी जो कार्बाखॉल है भाई, ये क्या होता है, ये हमारा इस कोलेस्ट्रेस एंजाइम के लिए कह सकते हो रेजिस्टेंट होती है, मतलब ये इस ड्रग को कार्बाखॉल को जो है ब्रेक नहीं कर पाता है। तो इसकी वजह से इसका एक्शन यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम तक देखने को मिलता है। अब सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारा इसकी सिंथेसिस स्टार्ट होती है इथाइलिन क्लोरोहाइड्रिन के थ्रू, ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराते हैं।
तो यहाँ पे देखिए होता क्या है, यहाँ पे हमारा HCl यहाँ से रिलीज होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखिए ये हमारा जो OH है इसका H और यहाँ पे इसका Cl हमारा हटता है। और यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे देखिए हमारा Cl C डबल बॉन्ड O, ठीक है, हमारा Cl C डबल बॉन्ड O। अब Cl यहाँ पे हट गया और यहाँ से H हट गया, तो यहाँ पे O देखिए O डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, तो ये हमारा O, बाकी ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है CH2 समझ रहे हो ना आप लोग। और इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोइथाइल क्लोरोफॉर्मेट। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे NH3 ग्रुप का एडिशन कराते हैं। तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे देखिए ये जो हमारा Cl है, तो ये Cl और इस NH3 से एक H HCl के फॉर्म में रिमूव हो गया और यहाँ पे बचा गया NH2, तो ये NH2 यहाँ पे आके अटैच हो गया, तो ये सिंपली हमारा जो है क्लोरोइथाइल यूरेथेन देखने को मिल जाता है। अब इसमें हम लोग क्या कराते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे वही हमारा जो टर्श मतलब एक यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे इस ग्रुप का एडिशन कराते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कह सकते हो क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप का एडिशन कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा CH3 ठीक है। तो इसका एडिशन कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये CH2 ये Cl और यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे अगेन हमारा यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे Cl रिमूव होगा, ठीक है। ये Cl हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और यहाँ पे हमारा ये ग्रुप जो है सिंपली आके अटैच हो जाएगा और ये हमारा बन गया कार्बोक्सिल, ठीक है। तो देखिए हम लोगों ने अभी देखा था कि कार्बोक्सिल मतलब जितने भी पैरासिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स हैं उसमें क्या होता है, क्वाटरनरी अमोनियम ग्रुप एसेंशियल होता है, 2 एथाइलिन चेन होती हैं और बाकी हमारा एक ईस्टर ग्रुप होता है ना। तो इसी तरीके से देखने को मिल जाता है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे इसके यूजेस की बात करें तो ये हमारा जो है क्रॉनिक ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ग्लाउकोमा मतलब हमारा स्वेलिंग होता है आई में, तो उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें नेक्स्ट ड्रग की तो हमारा एसिटाइलकोलिन हो जाता है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। यूजेस की बात करें तो हमारा जो है आई ड्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है मियोसिस मतलब कि वही हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन करने में। और हमारे इसके अलावा ये वैसोडाइलेटर और कार्डियक डिप्रेसेंट यानी कि हार्ट को जो है हार्ट रेट को स्लो करने में, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी को डिक्रीज करने में भी इसका यूज़ देखने को मिलता है। देखिए अब यहाँ पे इसमें में बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोग सिंपली स्ट्रक्चर देख लीजिए, यूजेस देख लीजिए और इसकी नोट्स आप लोग को मिल ही जाएगी, तो वहाँ पे आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। बाकी इसमें आप लोग को पता है कि सबका स्ट्रक्चर आप लोग को याद नहीं करना है, इतना नहीं करना है, एक दो जैसे एसिटाइलकोलिन वगैरह का देख लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी हम लोग बताएंगे कि कौन सी ड्रग है जिसका आप लोग को स्ट्रक्चर देख लेना है, भले वो स्टार ड्रग ना हो तब भी, तो वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे इसमें देख लेंगे। बाकी इसमें आप लोग अब सिंपली जल्दी जल्दी देख लीजिए ताकि हम लोग यहाँ पे जल्दी से कंप्लीट कर सकें। जैसे हमारा बेथानिकॉल का स्ट्रक्चर हो गया, इसका यूजेज हो गया, ठीक है। जीआई ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, यूरिनरी ब्लैडर को, और हमारा एसिटाइलकोलिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबे टाइम तक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। मेथाकोलिन की बात करें तो ये हमारा जो है इसका यूज़ हम लोग यहाँ पे ग्लाउकोमा और टैकीकार्डिया मतलब हार्ट रेट जब बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है, हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है, तो हार्ट बीट को स्लो करने में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ये हमारा हो गया पिलोकार्पिन, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स साइक्लिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इसमें। और ये भी हमारा जो है ड्राई माउथ ड्राई आई, देखिए भाई ड्राई माउथ मतलब ये हमारा क्या करेगा, ड्राई माउथ में सलाइवा का सिक्रेशन बढ़ाएगा, ठीक है। और ड्राई आई में टीयर्स का सिक्रेशन थोड़ा बहुत बढ़ाएगा, ठीक है, ग्लैंड्स का। तो यहाँ पे और इसके अलावा ग्लाउकोमा इन सबके ट्रीटमेंट में हमें हमारे यहाँ पे इसका यूज़ देखने को मिलता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे डायरेक्ट एक्टिंग यानी कि ये डायरेक्टली हमारे रिसेप्टर पे जाके बाइंड कर रहे थे। अब हम लोग बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग के बारे में। तो यहाँ पे देखिए अब इनडायरेक्ट एक्टिंग कैसे काम करते हैं। ये हमारा खुद जाके रिसेप्टर पे बाइंड नहीं होते हैं, लेकिन ये करते क्या है, ये एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ाते हैं। अब लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, तो आप लोगों को याद अभी हम लोगों ने क्या देखा कि भाई जो एसिटाइलकोलिन होता है तो ये इसका ब्रेकडाउन कौन करता है, इसका ब्रेकडाउन हो जाता है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस के द्वारा। तो अगर मान लीजिए किसी तरह इसका ब्रेकडाउन ना हो तो भाई ये ज़्यादा लंबे टाइम तक एक्शन शो करेगा। तो इसका ब्रेकडाउन ना होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस एंजाइम को रोकना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, ये जो ड्रग्स है ना ये क्या करती हैं, ये इसी एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को जो है इनहिबिट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये हमारा इस एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है भाई इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है और ये ज़्यादा लंबे टाइम तक अपना एक्शन शो कर पाता है। तो इसको हम लोग यहाँ पे एंटी कोलिन स्ट्रेसेस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मतलब देखिए एंटी कोलिन स्ट्रेस नहीं है, ट्रेसेस है, ठीक है। मतलब ये अलग चीज़ है, ठीक है, एंजाइम का नाम नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग तो इन एजेंट्स को हम लोग यहाँ पे इस नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को प्रमोट करती है, इसका ब्रेकडाउन बचा के, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का ब्रेकडाउन कम करके। अब अगर हम लोग यहाँ पे इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो देखिए ये हमारा क्या करता है, ये हमारा एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस यानी कि हमारा जो एंजाइम होता है जो कि एसिटाइलकोलिन को ब्रेक डाउन करता है उसको इनहिबिट करता है, ठीक है। तो जब ये इनहिबिट हो जाता है तो हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा ज़्यादा लंबे टाइम तक अपना एक्शन शो कर पाता है। दिस कॉजेज एन एक्यूमुलेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन एट साइनैप्सेज, यानी कि इसकी वजह से हमारा इसका एक्यूमुलेशन बढ़ जाता है। भाई साइनैप्स हम लोगों ने देखा था, दो न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन होता है। हैंस इंक्रीजेस द लाइफ ऑफ
एसिटाइलकोलिन एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, यानी कि इसकी वजह से क्या होता है, इसका लाइफ और इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। अब इसमें भी देखिए हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है इरिवर्सिबल। सिंपल सी बात है, रिवर्सिबल का मतलब है कि ये हमारा एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को एंजाइम को ब्लॉक तो करेंगे, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए करेंगे। थोड़ी देर बाद ये हमारे यहाँ पे इसको दोबारा से जो है कह सकते हो फ्री कर देंगे, ठीक है। मतलब कुछ देर के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ देर के लिए ड्रग्स इसको इनहिबिट करेंगे। लेकिन इरिवर्सिबल क्या करेंगे, इरिवर्सिबल इसको एक बार ब्लॉक कर दी तो इसको कंप्लीटली ब्लॉक कर देंगे, फिर यहाँ पे ये जो है दोबारा अपना एक्शन नहीं शो कर पाएगा जिस एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस को इन्होंने ब्लॉक किया होगा। फिर हमारी बॉडी को नया एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस बनाना पड़ेगा अगर हमें इसका जो है ब्रेक डाउन रोकना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इरिवर्सिबल है वो यहाँ पे कंप्लीटली ब्लॉक कर देती हैं, रिवर्सिबल हमारा करती हैं लेकिन थोड़ी देर बाद यहाँ पे दोबारा फ्री हो जाता है। तो रिवर्सिबल की बात करें तो यहाँ पे देखिए रिवर्सिबल हम लोगों ने देखा ये, बाकी इसके अंदर हमारी जो है ये सारी ड्रग्स देखने को मिलती हैं, जिसमें से नियोस्टिगमिन हमारी स्टार ड्रग है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नियोस्टिगमिन के बारे में ही बात करते हैं। तो नियोस्टिगमिन की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है नियोस्टिगमिन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा जो है वही चीज़ है भाई, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो सबका सेम है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप लोगों को सभी ड्रग्स में लिख के आना है, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे इरिवर्सिबल हो, ठीक है। यही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी में देखने को मिलेगा। और बाकी हम लोग यहाँ पे इसमें लिख दिया क्योंकि स्टार ड्रग थी। सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देखिए जो इसकी सिंथेसिस है वो हमारी स्टार्ट होती है 3-chloro-NN डाइमेथाइल एनिलीन से, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग यहाँ पे KOH ग्रुप से इसकी रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिंपली कुछ खास नहीं होता है, बस यहाँ पे जो हमारा KOH का K है, ठीक है, पोटेशियम और O, ठीक है, ये दोनों आके अटैच हो जाते हैं और हमारा HCl यहाँ पे रिलीज हो जाता है। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारा इंटरमीडिएट देखने को मिलता है, जिसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे फर्दर हमारा डाई मिथाइल अमीनो कार्बोनिल क्लोराइड से कराते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा जो है इस यहाँ पे हमारा HCl जो है रिलीज हो जाता है, ठीक है, यहीं से HCl रिलीज हो जाता है और ये बाकी जो ग्रुप है वो हमारा यहाँ पे इस O के साथ जो है बाइंड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे फर्दर इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे CH3Br के साथ कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब CH3Br से कराते हैं तो हमारा क्या होता है, एक CH3 ग्रुप देखिए हमारा इस नाइट्रोजन के पास आ जाता है और जो हमारा Br है वो हमारा यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक है। और हमें कुछ इस तरीके से हमारा फाइनली नियोस्टिगमिन देखने को मिल जाता है। तो ये थी हमारी नियोस्टिगमिन की सिंथेसिस। बाकी यूजेस की बात करें तो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस और हमारा यहाँ पे मेंस्ट्रुअल पीरियड अगर हमारा जो है डिलेड हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है देखने को मिलता है। बाकी देखिए जो हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस है तो इसको हम लोग काफ़ी डिटेल में फार्माकोलॉजी में डिस्कस करेंगे, उसमें आप लोग को इसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। बाकी इसमें होता क्या है कि हमें बहुत जल्दी थकावट देखने को मिल जाती है, कुछ भी हम लोग काम करते हैं तो स्केलेटल मसल्स में, तो इसको हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या वगैरह होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पायरिडोस्टिगमिन के बारे में तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा इसका यूजेज हो गया, ठीक है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जो है फाइसोस्टिगमिन के बारे में, बाकी इसका यूज भी वही चीज़ है कि हमारा नर्व गैस पॉइजनिंग, ठीक है, अगर नर्व गैस की तरह से कोई नर्व गैस की वजह से कुछ पॉइजनिंग हो रही है और हमारा माइस्थेनिया ग्रेविस, तो इन सब के ट्रीटमेंट में हमारा यहाँ पे इसका यूज देखने को मिलता है। बाकी हम लोग यहाँ पे फाइसोस्टिगमिन के बारे में बात करें, बाकी हम लोग यहाँ पे फाइसोस्टिगमिन की बात करते हैं, हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारा इसके यूजेस हो गए, ग्लाउकोमा और सीवियर एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए जो हमारा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हैं जिनको अभी हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग यहाँ पे उसको कुछ ज़्यादा ही हमारी बॉडी में उसकी टॉक्सिसिटी हो जा रही है, कुछ ज़्यादा हमारी बॉडी में वो एक्शन शो कर रहा है, तो हम लोग उसके ट्रीटमेंट में भी यहाँ पे इसका यूज जो है करते हैं। और इसके अलावा हमारा एड्रोफोनियम क्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है माइस्थेनिया ग्रेविस और स्नेक पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। और टैक्रीन हाइड्रोक्लोराइड की बात करें तो यहाँ पे इसका यूज हम लोग जो है एल्जाइमर्स डिजीज में करते हैं। देखिए एल्जाइमर्स डिजीज हमारी बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है, जिसमें होता क्या है कि हमारा मेमोरी लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब कि पेशेंट को याद ही नहीं रहता है चीज़ें, तो ये इसका ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं।
और एम्बेमोनियम क्लोराइड की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा है और इसका यूज़ हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे रिवर्सिबल ड्रग्स। अब हम लोग बात करेंगे इरिवर्सिबल एजेंट्स के बारे में, जो कि हमारा इरिवर्सिबल जो है इनएक्टिवेशन करती हैं। ठीक है, मतलब कि एक बार इनएक्टिवेट कर दिया तो कर दिया, दोबारा उसका एक्टिवेशन नहीं हो सकता है। इसमें हमारा आइसोफ्लोरोफेट, इकोथायोपेट, आयोडाइड, पैराथियोन और मेलाथियोन देखने को मिलती है। और बस हमें यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर और यूज देख लेना है। तो इसका यूज हम लोग ग्लाकोमा में करते हैं आइसोफ्लोरोफेट का, और इकोथायोपेट आयोडाइड का यूज हम लोग यहाँ पे ग्लाकोमा में करते हैं। पैराथियोन का यूज हम लोग यहाँ पे इंसेक्टिसाइड की तरह करते हैं, कीटनाशक की तरह करते हैं एग्रीकल्चर में। और मेलाथियोन का यूज हम लोग यहाँ पे इसके बीच, मतलब ये भी हमारा जो है एक हमारा कह सकते हो स्किन में रैसेज वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, मतलब और उसके बाद हमारा यहाँ पे इंसेक्टिसाइड की तरह भी इसका यूज देखने को मिलता है। तो ये थी हमारे यहाँ पे रिवर्सिबल ड्रग्स। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कोलिनस्ट्रेस रीएक्टिवेटर के बारे में। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कि आप लोग का जो सिलेबस है ना, उसमें कोलिनस्ट्रेस रीएक्टिवेटर भी मतलब थोड़ा सा ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा लग रहा है कि ये हमारा पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट की तरह काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये हमारा जो है ये क्या करता है भाई, ये हमारा कोलिनस्ट्रेस एंजाइम। देखिए होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी में कुछ केमिकल्स होते हैं या फिर कुछ ड्रग्स होती हैं, उनकी वजह से क्या होता है, उनकी वजह से हमारा यहाँ पे जो हमारा कोलिनस्ट्रेस एंजाइम है, कोलिनस्ट्रेस या फिर एसिटाइल कोलिनस्ट्रेस, ठीक है, एस्टाइल कोलिनस्ट्रेस, तो यही एंजाइम क्या कर रहा था, इसका ब्रेक डाउन कर रहा था एस्टाइल कोलिन का। तो ये हमारा कुछ ड्रग्स की वजह से खुद से ब्लॉक हो जाता है। अब आप एक बात बताइए कि जब ये ब्लॉक हो गया तो हमारा क्या होगा भाई, एस्टाइल कोलिन की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ेगी, और जब इसकी एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, जब ये ऑलरेडी ब्लॉक है तब तक तो हमें यहाँ पे पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट की तरह एक्टिविटी मिल रही है, लेकिन कोलिनस्ट्रेस रीएक्टिवेटर क्या करती हैं, ये हमारी वो ड्रग्स हैं कि अगर हमारा ये ब्लॉक हो गया हमारी बॉडी में किसी तरह, तो ये इसको दोबारा से रिएक्टिवेट कर दे रही हैं। तो भाई जब ये दोबारा से एक्टिवेट होगा तो ये क्या करेगा, ये एस्टाइल कोलिन के ब्रेकडाउन को बढ़ाएगा। यानी कि देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये हमारा जो है एक एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की तरह काम कर रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे इसके अंदर में नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसको हम लोग यहाँ पे अलग से ही देख ले रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अ कोलिनस्ट्रेस रिएक्टिवेटर इज अ टाइप ऑफ ड्रग स्पेसिफिकली डिजाइंड टू रिस्टोर द एक्टिविटी ऑफ कोलिनस्ट्रेस एंजाइम दैट हैव बीन इनहिबिटेड बाय ऑर्गेनोफॉस्फेट और कार्बामेट कंपाउंड्स। मतलब कि ये हमारे कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, इनकी वजह से कभी कभी हमारा इनहिबिट हो जाता है, तो इनहिबिट होने पे दोबारा से रिस्टोर करने में हम लोग यहाँ पे इस ड्रग का यूज करते हैं। दीज रिएक्टिवेटर्स आर मेनली यूज्ड एज एंटीडॉट्स इन केस ऑफ पॉइजनिंग बाय पेस्टिसाइड्स और नर्व एजेंट्स। यानी कि देखिए, कुछ हमारी नर्व, जो हम लोगों ने नर्व गैस पॉइजनिंग देखी, उसके अंदर भी हमारी कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि हमारा इस एंजाइम को जो है ब्लॉक कर देते हैं। तो इस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया तो हम लोग यहाँ पे कोलिनस्ट्रेस रिएक्टिवेटर को एक एंटीडॉट की तरह देते हैं, जो कि यहाँ पे इसको दोबारा से एक्टिवेट कर देती हैं। बाकी इसके अंदर आप लोग को सिर्फ एक ही रख के पढ़ना है, प्रेलाडॉक्सिम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो ये हमारा बेसिकली वही चीज़ है कि हमारा रिएक्टिवेट करता है एस्टाइल कोलिनस्ट्रेस को। और यूजेस की बात करते हैं, हमारा जो है पॉइजनिंग, जो भी हमारी पॉइजनिंग होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स के थ्रू, उसके ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे, कुछ खास था नहीं। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में। तो देखिए, बात करें हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स के बारे में, तो भाई देखिए, कोलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट सिंपली क्या करेंगे कि ये हमारा जो है एसिटाइल कोलिन के एक्शन को रोकेंगे। और रोकने के लिए क्या करना होगा भाई, एसिटाइल कोलिन एक्शन कब दे रहा था, जब ये अपने रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो रहा था। तो अगर हम लोग कोई ऐसी ड्रग दें जो कि इसके रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर दे, ठीक है, इनहिबिट कर दे या फिर इसको ब्लॉक कर दे, तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक M1 रिसेप्टर है, जो कि हमारा मान लीजिए कुछ इस टाइप का है, ठीक है, और मान लीजिए ये हमारा एसिटाइल कोलिन है, ठीक है, ये हमारा एसिटाइल कोलिन है। तो ये यहाँ पे क्या होगा भाई, ये जब ये जो है इससे जाके बाइंड होगा, ठीक है, ये इससे जाके बाइंड होगा, तो इसका एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन मान लीजिए हम लोग कोई ऐसी ड्रग दें जो कि हमारा बिल्कुल इसी की तरह हो, यानी कि कुछ इस तरीके से हो। अब यहाँ पे मान लीजिए ये एसिटाइल कोलिन के बजाय ये खुद जाके पहले ही बाइंड हो जाए इस पर,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए यानी कि ये जो है कुछ इस तरीके से, ये मान लीजिए इसने इस पे बाइंड हो गई, और इसमें भाई देखिए जब ये बाइंड हो गई तो अब जब ये बाइंड है तो तो हमारा यहाँ पे इसके लिए, इस स्टाइल कोलिन के लिए तो जगह बची नहीं, तो ये बाइंड हो नहीं पाएगा। लेकिन देखिए जब स्टाइल कोलिन बाइंड हो रहा था तब तो रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा था, लेकिन जब ये बाइंड हो रही है तो रिसेप्टर कुछ भी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, बस इसने रिसेप्टर की जगह को ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से स्टाइल कोलिन आके बाइंड नहीं हो पा रहा है। तो इसकी वजह से देखिए यहाँ पे होगा क्या कि हमारा स्टाइल ऑलरेडी होगा तो, लेकिन रिसेप्टर पे जगह ही नहीं होगी इसके बाइंड करने के लिए, क्योंकि जो हमारी ड्रग होगी वो उसने पहले रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया होगा। तो ये जो एजेंट्स होते हैं हमारे इसी तरीके से काम करते हैं, मतलब ये हूबहू स्टाइल कोलिन की तरह होते हैं, और ये जहाँ पे स्टाइल कोलिन की जगह खुद जाके, मतलब ये कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म करते हैं स्टाइल कोलिन का, उसकी जगह खुद जाके रिसेप्टर पे बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर को इनएक्टिवेट कर देते हैं। बाकी देखिए इसके कुछ और भी नाम्स होते हैं, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे कोलिनोलाइटिक एजेंट की तरह भी जानते हैं, क्योंकि देखिए कोलिनोलाइटिक मतलब जो स्टाइल कोलिन के अगेंस्ट में काम कर रहा हो। एंटी कोलिनर्जिक, सिंपल सी बात है, कोलिनर्जिक हमारा कोलिनर्जिक सिस्टम के अगेंस्ट में, क्योंकि भाई देखिए पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को कोलिनर्जिक सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट, भाई कोलिनर्जिक हमारा सिस्टम का एंटागोनिस्ट है। पैरासिम्पैथोलाइटिक यानी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का भी अपोज कर रहा है। और एंटी मस्करेनिक, देखिए एंटी मस्करेनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए हमारा भाई ये क्या कर रहा है, रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। अब रिसेप्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, मस्कुरानिक और निकोटिनिक, लेकिन देखिए ज़्यादातर जो एक्शन होते हैं हमारी पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के, वो मस्कुरानिक रिसेप्टर्स की वजह से ही आते हैं। तो ये जो ड्रग्स है ना, इनके अंदर जितनी भी ड्रग है ये निकोटिनिक रिसेप्टर के साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हैं, बल्कि ये मस्कुरानिक रिसेप्टर पे जाके ही इसको ब्लॉक करती हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको एंटी मस्कुरानिक एजेंट्स भी बोलते हैं। बाकी देखिए दीज आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द इफेक्ट ऑफ स्टाइल कोलिन और पैरासिम्पैथेटिक एजेंट बाई ब्लॉकिंग द कोलिनर्जिक रिसेप्टर, यानी कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक करके अपना एक्शन शो करती हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों ने इसका क्लासिफिकेशन किया है, जिसके अंदर आप लोगों को सोलोनेसियस अल्कलॉइड्स और सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में पढ़ना है। तो देखिए सोलोनेसियस अल्कलॉइड्स हमारे नेचुरली अकरिंग ड्रग्स होती हैं, जो कि हमारा अल्कलॉइड से देखने को मिलती है, हमारे टाइप का प्लांट स्पीसीज होती है, ठीक है, मतलब प्लांट स्पीसीज नहीं होती, मतलब हमारा एक टाइप का मेटाबोलाइट होता है, ठीक है, तो उससे हमें देखने को मिलता है। और सिंथेटिक मतलब कि जिनको हम लोग यहाँ पे लैब वगैरह में बनाते हैं। तो तब देखिए इसके अंदर हमारी ये सारी ड्रग हैं, और सिंथेटिक के अंदर भी हमारी बहुत सारी ड्रग है। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक एक करके देखते हैं। जैसे अच्छा देखिए इसको भी देखने से पहले हम लोग इसका सार देखते हैं, सार इसका भी सिलेबस में आप लोगों को दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो जनरल स्ट्रक्चर है, तो ये हमारा कुछ इस टाइप का है, जिसमें हमारा एक एल्काइल ग्रुप देखने को मिलता है, एक हमारा कार्बन चेन होती है, इसके साथ हमारा एक सब्स्टिट्यूएंट अटैच होता है, और एक हमारा यहाँ पे भी क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड देखने को मिलता है। तो देखिए थोड़ा बहुत इसका स्ट्रक्चर आप लोग को सिंपैथेटिक सिस्टम, सिंपैथेटिक एजेंट्स की तरह ही सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स की तरह ही देखने को मिल रहा होगा। क्योंकि भाई देखिए भाई जब ये ब्लॉक करें स्टाइल कोलिन को, तो इसका स्ट्रक्चर भी तो थोड़ा बहुत सिमिलर होना चाहिए, तभी तो ब्लॉक कर पाएंगे, हालांकि एक्शन इसका जीरो होता है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन, अगर हम लोग बात करें एल्काइल ग्रुप के बारे में बात करें, तो यहाँ पे देखिए अगर हम लोग यहाँ पे R1 एंड R2, ठीक है, मस्ट बी कार्बोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक, यानी कि देखिए जो R1 R2 है, ये R1 और R2 है, ये या तो हमारा जो है कार्बोसाइक्लिक यानी कि सिंपली हमारा साइक्लिक कंपाउंड्स होने चाहिए, या तो हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक मतलब कि साइक्लिक ग्रुप में हमारा मान लीजिए कोई दूसरा एक सब्स्टिट्यूएंट आके अटैच हो जाता है एक पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा ग्रुप होना चाहिए, तभी हमें मैक्सिमम एंटागोनिस्ट एक्टिविटी देखने को मिलेगी। बाकी देखिए रिप्लेसमेंट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग विद एरोमेटिक रिंग डिक्रीजेज एक्टिविटी। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि R1 एंड R2 में जो है एक हमारा कह सकते हो, या फिर जो है दोनों हमारे हेट्रोसाइक्लिक रिंग भी होने चाहिए। तो अगर इस हेट्रोसाइक्लिक रिंग की बजाय हम लोग यहाँ पे एरोमेटिक, जैसे एरोमेटिक मतलब कि जैसे मान लीजिए बेंजीन रिंग वगैरह अटैच कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसकी एक्टिविटी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो हमें ऐसा नहीं करना है। बाकी देखिए द रिंग कुड बी आइडेंटिकल बट द मोस्ट पोटेंट कंपाउंड आर फाउंड टू हैव डिफरेंट रिंग सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए जो हमारे R1 R2 सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा या तो कार्बोसाइक्लिक या तो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होनी चाहिए। अब देखिए हो सकता है, अब ऐसा हो सकता है कि R1 R2 की जो दोनों रिंग है वो बिल्कुल सेम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमें ज़्यादा पोटेंट एक्टिविटी चाहिए, यानी कि ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी चाहिए, कम कम डोज में ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिले, तो वहाँ पे हमें चाहिए कि R1 R2 जो भी हैं, ठीक है, ये सारे हमारे डिफरेंट होने चाहिए, मतलब दोनों ग्रुप हमारे डिफरेंट होने चाहिए। बाकी देखिए अब हम लोग यहाँ पे बात करें कार्बन चेन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन की, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा कार्बन चेन है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारी जो कार्बन चेन है, तो देखिए वैसे तो ये हमारी जो है लगभग जो है 2 से 4 कार्बन की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोस्ट पोटेंट एंटीकोलिनर्जिक एजेंट वही होते हैं जिनके अंदर हमारी 2 कार्बन की चेन ही देखने को मिलती है। और बाकी देखिए जो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो हमारा ईथर, ईस्टर या फिर अल्कोहल एमाइन हो सकता है, ठीक है, मतलब एक्स की जगह हमारा ये सारे ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। और नेचर ऑफ एक्स की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई जो नेचर ऑफ एक्स है वो हमारा क्या करता है, मान लीजिए जैसे इसकी जगह हमारा ईस्टर, ईथर, अल्कोहल एमाइन है, तो ये हमारा जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को इफेक्ट करता है, मतलब
अगर अलग अलग ग्रुप हैं तो उनका अलग अलग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, अलग अलग फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, अलग अलग टाइप के साइड इफेक्ट होंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए इसकी वजह से उसकी ड्रग जो हमारा रिसेप्टर के साथ बाइंड होने की एबिलिटी है, रिसेप्टर को ब्लॉक करने की एबिलिटी है, उस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। और फिर हम लोग बात करें क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड के बारे में, तो यहाँ पे देखिए भाई क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड हमारा इसमें भी काफ़ी ज़रूरी है। और अगर हम लोग यहाँ पे इसका रिप्लेसमेंट करें टर्शरी, प्राइमरी या फिर सेकेंडरी से, तो वो हमारा एक्टिविटी को डिक्रीज करता है। तो ये हो गया हमारे यहाँ पे स्टार ऑफ एंटीकोलिनर्जिक एजेंट्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले अपने सोलनेसियस अल्कलॉइड्स के बारे में। तो देखिए जो हमारा सोलनेसियस अल्कलॉइड्स हैं, तो देखिए सोलनेसियस अल्कलॉइड्स बेसिकली हमें यहाँ पे सोलनेसी हमारी फैमिली होती है प्लांट्स के अंदर, ठीक है, जो कि जैसे एट्रोपा हो गया, एट्रोपा बेलाडोना हो गया, धतूरा हो गया, आप लोगों ने सुना होगा, तो उनसे हमें देखने को मिलता है, ठीक है, उनका अल्कलॉइड्स हमारा होता है। इसको आप लोगों को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है फार्माकोग्नोसी 5th सेम में, वहाँ पे हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। बाकी अभी आप लोग सिंपली समझो कि ये हमारा जो है सोलनेसी फैमिली के प्लांट से देखने को मिलते हैं। और बाकी देखिए इनके अंदर हमें जैसे एट्रोपिन हो गया, एफसेमिन हो गया, तो ये हमारा जो है कंप्लीटली जो है इनहिबिट कर देते हैं एसिटाइलकोलिन के एक्शन को एट मस्कुरेनिक रिसेप्टर, यानी कि मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होकर उसको ब्लॉक कर देते हैं। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए भाई सिंपल सी बात है कि ये हमारा क्या करेंगे, हमारा मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे कॉम्पिटिटिव एंटागोनिज्म शो करेंगे, मतलब कि एसिटाइलकोलिन को की जगह खुद जाके बाइंड हो जाएंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। और यहाँ पे बेसिकली हमारा M1 M2 M3 पे ही अपना काम करते हैं। और एज अ रिजल्ट क्या होगा भाई, देखिए जब हमारा पैरासिम्पैथेटिक एक्शन ब्लॉक हो जाएगा तो हमें उसका जस्ट अपोजिट एक्शन देखने को मिलेगा। तो जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या कर रहा था, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा था, तो अगर यहाँ पे वो ब्लॉक हो गया तो प्यूपिल डायलेशन होगा। वो हमारा क्या करता है, हार्ट रेट को स्लो कर रहा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो हार्ट रेट बढ़ेगी। हमारा सिक्रीशन को बढ़ा रहा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, तो अगर ये ब्लॉक हो गया तो सिक्रीशन घटेगी। इस तरीके से स्मूथ मसल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था इसमें। ड्रग्स की बात करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर हमें यहाँ पे 5 ड्रग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में, जो कि हमारी इसके अंदर स्टार ड्रग हो जाती है। अब देखिए इसके अंदर ना स्ट्रक्चर आप लोग को बहुत ही कॉम्प्लेक्स से देखने को मिलेंगे, बट ज़्यादा आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, बस आप लोग सिंपली देख लीजिए इसका स्ट्रक्चर, आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। और सिंथेसिस की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसकी जो सिंथेसिस है ये हमारी एट्रोपिन से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एट्रोपिन भी हमारी इसी के अंदर ड्रग है जो हमें वही पढ़नी है। तो एट्रोपिन में जब हम लोग यहाँ पे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड का एडिशन कराते हैं तो बस सिंपली यहाँ पे हमें जो है अपना इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देखने को मिल जाता है। अब इसमें देखिए कुछ खास नहीं हुआ, बस यहाँ पे देखिए ये जो हमारा Br है, ठीक है, ये हमारा इस CH3 ग्रुप के साथ CH3Br रिमूव हो, HBr, ठीक है, HBr रिमूव हो गया। और ये जो CH है, ठीक है, ये CH हमारा यहाँ पे जो है कह सकते हो यहाँ पे आके जो है कुछ इस तरीके से अटैच हो गया, ठीक है। तो ये CH देखिए, ये CH हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो है कुछ यहाँ पे इस तरीके से हमें देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे हमें जो है इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड की सिंथेसिस देखने को मिलती है। और बाकी हम लोग यहाँ पे यूजेस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे इसका जो है अस्थमा और COPD के ट्रीटमेंट में करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जितने भी ड्रग्स हैं इनका यूज ज़्यादातर आप लोग को अस्थमा COPD वगैरह में ही देखने को मिलेगा। और एट्रोपिन सल्फेट की बात करें तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे गैस्ट्रिक और ड्यूडेनल अल्सर को ट्रीट करने में करते हैं, और स्मूथ मसल्स के स्पैज्म को ट्रीट करने में भी करते हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन वगैरह हो रहा होता है। हायोसिमेन सल्फेट की बात करें तो ये हमारा इसका ड्रग हो गया। देखिए कुछ ड्रग्स का यहाँ पे यूजेज लिखना थोड़ा सा अभी जल्दी में हम लोग भूल गए, बट यहाँ पे नोट्स में आप लोग को मिल जाएगी। और कुछ खास यूज है नहीं, यही सारे यूज होंगे, ठीक है, अस्थमा, ड्यूडेनल अल्सर्स वगैरह, ठीक है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा ये हमारा हो गया होमाट्रोपिन हाइड्रोब्रोमाइड का स्ट्रक्चर, ये हमारा हो गया स्कोपोलामीन हाइड्रोब्रोमाइड का स्ट्रक्चर। और तो ये सारे हमारे ड्रग्स थी हमारा सोलनेसियस अल्कलॉइड्स के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स के बारे में। तो देखिए सिंथेटिक हमारी कौन होती है, सिंथेटिक मतलब कि जो हमारा लैब वगैरह में बनाई जाती हैं। और बाकी देखिए सिंथेटिक कोलिनर्जिक ब्लॉकर्स भी हमारा बेसिकली काम तो वही करेंगे, हमारा मस्कुलिन रिसेप्टर पर जाके बाइंड करेंगी। अब इसके अंदर हमारी ये सारी ड्रग्स देखने को मिल जाती है। अब इसके अंदर भी कुछ हमारी स्टार ड्रग है। तो सबसे पहले बात करते हैं डाईसाइक्लोमीन हाइड्रोक्लोराइड के बारे में। तो ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो सिंथेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते तो हमारा जो फिनाइल एसिटोनाइट्राइल है, जब ये हमारा 1,5-डाइब्रोमोपेंटेन के साथ यहाँ पे इसकी रिएक्शन होती है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे 2 HBr यानी कि ये 2 Br और हमारा हाइड्रोजन ग्रुप रिमूव हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए साइक्लाइजेशन हो जाता है, मतलब यहाँ पे देखिए ये रिंग फॉर्म हो गई। और ये रिंग कहाँ पे अटैच हो गई, यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आके CN की जगह हमारे यहाँ पे कुछ इस तरीके से अटैच हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये CH2 ने क्या किया, ये CH2 ने यहाँ पे एक CH2 अटैच हो गया ये वाला, ठीक है, और हमारे रिंग क्लोज हो गई और हमारा यहाँ पे ये रिंग देखने को मिल गई। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे जो है एक हमारा इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। अब इसका हम लोग यहाँ पे सैपोनिफिकेशन कराते हैं। सैपोनिफिकेशन कराने पे बस यही होता है, जो हमारा CN ग्रुप है ये हमारा COOH में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर इसका फर्दर हम लोग यहाँ पे इसमें जो है
एन डाई इथाइल इथैनलो अमीन हाइड्रोक्लोराइड, यानी कि इस ग्रुप का एडिशन कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये डायरेक्टली हमारा इस COH की जगह जो है यहाँ पे ये वाला ग्रुप जो है देखिए कुछ इस तरीके से C डबल बॉन्ड O और ये OCH2, ठीक है OCH2, और यहाँ पे हमारा जो है इस तरीके से आके अटैच हो जाता है और हमें डाइसाइक्लोमिन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाता है। यूजेस की बात करें तो हमारा इसका यूज हम लोग जो है IBS यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और गैस्ट्रिक और ड्यूरनल अल्सर के ट्रीटमेंट में करते हैं। बाकी इसके अंदर हमारी नेक्स्ट स्टार ड्रग है प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड, और इसका स्ट्रक्चर हमारा कुछ इस तरीके से हो जाता है। और ये सिंथेसिस की बात करें तो ये हमारा एसिटोफिनोन और पायरोलिडीन, जब हम लोग यहाँ पे इन दोनों, और हमारे यहाँ पे CH2O, ठीक है, इन तीनों को हम लोग यहाँ पे जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें यहाँ पे जो है हमारा एक इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। और यहाँ पे जब फर्दर यहाँ पे इसका एडिशन हम लोग यहाँ पे जो है इसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे हमारे MgBr.HCl, ठीक है MgBr.HCl, MgBr हमारा बेसिकली एक हमारा साइक्लोहेक्सेन के साथ अटैच होता है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें फाइनली हमारा प्रोसाइक्लिडीन हाइड्रोक्लोराइड देखने को मिल जाता है। बाकी इसका यूज हम लोग मेनली पार्किंसंस डिजीज के ट्रीटमेंट में करते हैं। पार्किंसन हमारी एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारा थोड़ा सा मतलब पेशेंट के हाथ पैर थोड़ा सा कांपने लगते हैं, मतलब थोड़ा सा, ठीक है। और ट्रॉपिकामाइड की बात करें तो ये हमारा इसका यूज हम लोग यहाँ पे माइड्रियासिस प्यूपिल डायलेशन में करते हैं ट्रीटमेंट, ठीक है, मतलब प्यूपिल डायलेशन के लिए करते हैं, के ट्रीटमेंट में नहीं करते हैं, बल्कि माइड्रियासिस कराने के लिए करते हैं, ठीक है, मतलब कि बेसिकली मायोसिस के ट्रीटमेंट में हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। क्योंकि देखिए भाई ये हमारा पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट है, तो ये क्या करेगा, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अपोजिट एक्शन देगा। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक क्या कर रहा था, हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा था, तो ये हमारा क्या करेगा, प्यूपिल को डायलेट करेगा। बाकी साइक्लोपेंटेन हाइड्रोक्लोराइड की बात करते हैं, हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया, यूजर आप लोग देख लीजिएगा नोट्स में। और इसी तरीके से देखिए अब यहाँ पे जैसे ये हमारा क्लिडिनियम ब्रोमाइड, इसका यूज हम लोग यहाँ पे पेप्टिक अल्सर, एब्डोमिनल पेन, IBS के ट्रीटमेंट में करते हैं। ग्लाइकोपाइरोलेट की बात करते हैं, इसका यूज हम लोग यहाँ पे COPD के ट्रीटमेंट में करते हैं। उसके बाद मेथिलीन ब्रोमाइड की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर हो गया, यूज आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया प्रोपैनथेलीन ब्रोमाइड का, यूज आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। बेंजोट्रोपिन मेसाइलेट की बात करते हैं, हमारा स्ट्रक्चर हो गया, यूजेस, ठीक है, नोट्स में देख लीजिएगा। ऑर्फेनडीन साइट्रेट की बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर यूज आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। बैपरिडीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, और हमारा ट्राइडाईहेक्स एथाइल क्लोराइड हो गया, और हमारा यहाँ पे आइसोप्रोपामाइड आयोडाइड, एंड अगेन हमारा यहाँ पे लास्ट में आइथोप्रोपाजाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये सारे हमारे ड्रग्स हो गए, इनका यूजेज आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सभी का सेम रहने वाला है। बाकी ये थी हमारी यहाँ पे यूनिट 3 कंप्लीट यूनिट 3। आई होप कि आप लोग को यहाँ पे वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नोट्स आप लोग को हमारी वेबसाइट imperfectpharmacy.in पर देखने को मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।